आज हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का 19वां दीक्षांत समारोह, जिसके बारे में आदरणीय कुलपति महोदय श्री पटेल जी ने अपने वक्तव्य में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। इस साल की अब तक की सभी उपलब्धियों को हम सब से परिचित कराया। इसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। आप सब वैज्ञानिकगण इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी कर्मचारी, वैज्ञानिक, अध्यापक, प्राध्यापक सभी को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। और उन छात्र छात्राओं को भी और उनके अभिभावकगण को भी, जिन्होंने वर्षों तपस्या करके और अपने अपने विषय के अनुरूप आज निष्णात हुए हैं और आप सबको डिग्रियां वितरित की जाएंगी। और उनको भी मैं अग्रिम बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने साथियों से भी ज्यादा मेहनत करके स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं, रजत पदक प्राप्त किए हैं। ऐसे छात्र छात्राओं को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, प्रिय छात्रों, विशेषकर आज जिन छात्रों को डिग्रियां प्राप्त हुई, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अब आपने अपने क्षेत्र की विद्या को पूर्ण कर लिया है, इसलिए आज दीक्षांत समारोह आपके लिए हो रहा है। अब आप कार्य क्षेत्र में जाएंगे। लोग आपसे जो अपेक्षाएं किए बैठे हैं, किसान बंधु जो आपसे अपनी उन्नति की इच्छा मन में बनाए बैठे हैं, उनके लिए आपने कुछ संकल्पों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वही लोग दुनिया में इतिहास बनाते हैं जो औरों से हट करके चलते हैं। आप सब छात्र बहुत प्रतिभाशाली हैं, योग्य हैं, और आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज आप भारत देश के अमृत काल में गुजर रहे हैं, जब भारत के बहुत ही कर्म योगी और तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत के 140 करोड़ लोगों को आह्वान किया है कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और उन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस देश को जो गति प्रदान की है, उसका स्वरूप हम सब के सामने आ रहा है। भारत के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये हम नहीं, विदेश की एजेंसियां बता रही हैं। देश में चारों तरफ विकास की धारा बह रही है। कहीं पर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, रेलवे का बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है, कहीं एयरपोर्ट का अभियान चल रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आज भारत का परचम विश्व के अंदर सारी दुनिया इसका लोहा मान रही है। हमारे
भारत के प्रति लोगों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे समय में हम सब लोग इस देश के वासी, चाहे कोई किसी भी पद पर काम करता है, यदि हम ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्तव्य परायणता से अपना कर्म करते हैं तो हमारी भी भारत को विकसित राष्ट्र बनने में एक हिस्सेदारी होगी। और जो लोग जिस देश का अन्न खाते हैं, जिस देश का जल पीते हैं, जिस देश की हवा लेते हैं, जिससे हम जीवन पाते हैं, उसके प्रति समर्पण तो एक नैतिकता है। तो ऐसे समय में जब भारत तेजी से अंगड़ाई लेता हुआ विकास के सोपान तय कर रहा है, ऐसे समय में हम सब का कर्तव्य है, विशेष करके कृषि क्षेत्र जो भारत का रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारत के सबसे ज्यादा किसान लोग खेती से जुड़कर भारत की जीडीपी में सहयोग करते हैं। ऐसे समय में हमने इस दीक्षांत समारोह पे, जिसमें आप डिग्रियां लेकर के कार्य क्षेत्र में जाएंगे, आपने कुछ चिंतन और सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं विशेषकर से मंच संचालक महोदय मेरा परिचय देते हुए आपको बता रहे थे कि मैं प्राकृतिक खेती के अभियान को पूरे देश में बढ़ा रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी भारत सरकार और प्रदेश सरकार अब इस बात के लिए बहुत गंभीर हो रही है कि इस समय विश्व स्तर पर जो परिस्थितियां बन रही हैं, विशेषकर ग्लोबल वार्मिंग, वो एक चुनौती बनकर के खड़ा हो गया है। हम अपनी कृषि पद्धति को इस तरह से ढालें कि किसान के लिए वो महंगी ना हो, उसके खर्चे कम हो, उसकी आय ज्यादा हो, इस कृषि के द्वारा पर्यावरण ना बिगड़े, जल का संरक्षण हो, भारत के लोगों को खाद्यान्न भंडार की दृष्टि से उसकी पूर्ति हो। ये सब ऐसी चुनौतियां हैं जिनको समझ करके हमने आगे बढ़ना है। और ऐसी परिस्थिति में मैं भाषण नहीं, अब आपसे बातचीत करूंगा। विशेष करके जो डिग्री जिन्होंने प्राप्त की बेटा बेटी को, उनको भी मैं निवेदन करूंगा और इसको आपने अन्यथा नहीं लेना है। मैं आपके बीच में आकर आपको कोई कष्ट दूं या आपके खिलाफ कोई बात करूं, ऐसा आप ना समझिए। लेकिन मैं कुछ प्रश्न लिए घूम रहा हूं और उनका उत्तर तो चाहिए ना, और इस केंद्र में नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। ये तो कृषि का सबसे बड़ा केंद्र हमारा है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं और पूछता हूं, और हाँ ना में उत्तर मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जितने युवा स्टूडेंट्स सामने हैं, आपसे मैं पूछता हूं, आपने कई वर्ष इस विश्वविद्यालय में पढ़ने में व्यतीत किए हैं और आपको पढ़ाते हुए गुरुजनों ने ये बात आपके ध्यान में जरूर आई होगी कि धरती का जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा उतना ही धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी। हाँ या ना? बोलो भाई मेरे पीछे। मैं बच्चे ही पढ़ाता रहा हूं 35 साल तक, और आप इतने इंटेलिजेंट विद्यार्थी मेरे को मिले हैं, तो अब आपके हाथ में जो मोबाइल है उनको थोड़ी देर बंद करो और मेरे साथ बातचीत करो, ठीक है? आपसी बातचीत भी बंद करो।
मैं बड़ा सफल अध्यापक रहा हूं, मेरे को पता किस कोने में कहां गड़बड़ होती बैठे हुए। तो इसलिए पहली बात, धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, धरती की गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और धरती का ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा तो उत्पादन घटेगा या नहीं घटेगा? बोलो भाई। मैं तो यार इंटेलिजेंट विद्यार्थी मान की बात करता हूं, आप बोलते ही नहीं। आज रोटी नहीं खा के आए क्या सवेरे? समझ में आई? अगली बात, अब फिर दोबारा बात करता हूं। हम जो रासायनिक खेती करते हैं, यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक दवाई, इनसे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है या घटता है? हैं? घटता है। क्यों घटता है? बढ़ता क्यों नहीं है? इसलिए घटता है क्योंकि धरती में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम करते हैं सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, हड़सिया, मित्र कीट। ये जितना ज्यादा बढ़ेंगे वो उतना ही ज्यादा धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएंगे। ये नियम की बात है। और इसका प्रबल प्रमाण भारत में 60 के दशक में जब हरित क्रांति शुरू हुई, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने जैसे लोग अमेरिका में पढ़ के आए थे और उन्होंने, उस समय की जरूरत थी, इसका विरोध नहीं है, भारत खाद्यान्न की दृष्टि से उस समय बड़ा परेशान था, उत्पादन बढ़ना ही चाहिए था लोगों का पेट भरने के लिए। वो सिस्टम शुरू किया, उसका कोई विरोध उस समय नहीं। लेकिन आज हमने थोड़ा सा इस पर चिंतन करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम खतरे में जा रहे हैं। क्यों खतरे में जा रहे हैं? कि उस समय स्वामीनाथन, डॉक्टर मैने के समय की रिपोर्ट है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, जो इस समय उत्तराखंड में, उस रिपोर्ट में है कि जब हरित क्रांति इस देश में शुरू की गई तो सारे भारत देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। 2 से 2.5% ऑर्गेनिक कार्बन भारत की धरती का था। यानी कि पूरे देश की धरती जंगल की भूमि की तरह उपजाऊ थी। और उस समय उन्होंने पर हेक्टेयर 13 किलो नाइट्रोजन धरती को देने की सिफारिश की थी। उस जमाने में 13 किलो। और आज परिस्थिति क्या है? इस समय पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से नीचे आ गया। आया ना? 0.5 से नीचे आ गया। और आपके गुरुजनों ने पढ़ाया होगा आपको, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है वो धरती बिन उपजाऊ है, बंजर है। और इसी का परिणाम है कि जब धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था तो यूरिया, डीएपी 13 किलो डालने का प्रावधान था। और कल ही मेरी मीटिंग थी पूरे प्रदेश की राजभवन में, जिसमें कथीरिया साहब भी उपस्थित थे, यहां बैठे हुए। इन्हीं के बीच में वहां हमारे जो एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी हैं पूरे गुजरात के, उन्होंने शायद बताया था कि आलू के 1 बीघा में, है ना कथीरिया साहब, कल बात हुई, ध्यान करो,
1 बीघा में गुजरात का खेडूत आलू पैदा करता और उसने यूरिया डीएपी के 15 बैग 1 बीघा में डाले। कल कथीरिया साहब प्रमाण आपके बीच में बैठे हैं, कल की मीटिंग में बात आई। 1 बीघा में 15 बैग, और उस समय स्वामीनाथन ने सिफारिश की थी 2.5 एकड़ में 13 किलो। तो आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि जब 13 किलो डालने में उत्पादन इतना बढ़ता था, तो आज 1 बीघा में 15 बैग क्यों डाले जा रहे हैं? इसलिए डाले जा रहे हैं कि हमने पिछले 60-70 सालों से जो रासायनिक खेती की है, इसने धरती के सब सूक्ष्म जीवाणु मार दिए, हड़स्यार्थवर्म मार दिया, मित्र कीट मार दिए, धरती को हमने बंजर बना दिया। अब बंजर जमीन से ज्यादा पैदावार लेने के लिए ज्यादा यूरिया डीएपी जंतुनाशक डालने पड़ते हैं, और इसका परिणाम किसान की लागत बढ़ रही है, वो कर्जे में डूब रहा है, और हम इस मिशन पर फिर भी जुटे पड़े हैं। इस पर हमने सोचना पड़ेगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा कि भारत के किसान की आय डबल होगी तो भला उसका होगा, इस दिशा हमने सोचना है। आप सब आदरणीयों से मैं पूछता हूं, ईमानदारी से, विरोध नहीं है, ईमानदारी से, आज जितना यूरिया डीएपी हम खेत में डाल रहे हैं, खेडूत डाल रहा है, उसको वो डबल डालना शुरू कर दे तो क्या डबल उत्पादन पैदा हो जाएगा? बोलो जी। जो यूरिया डीएपी उसको डबल करते हैं तो क्या डबल इनकम हो जाएगी? नहीं हो सकती। और अगली बात, इस समय सबसे बड़ी समस्या कोरोना की बीमारी आई थी, फिर दस्तक दे रही है, उसका इलाज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें देकर बचा लिया, उनका धन्यवाद। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसका कोई इंजेक्शन है, इसका कोई टीकाकरण होगा कि ये रुक जाएगा? अभी इस साल में ग्लोबल वार्मिंग ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया सारी दुनिया में। आपने गुजरात में एक ही साल में 2 समुद्री तूफान देखे हैं। अभी 1.5 महीना पहले बिना मौसम की बारिश देखी है। अभी तमिलनाडु में एक ही दिन में इतनी बारिश हुई जो 1 वर्ष में होती है। ग्लेशियर के पहाड़ 10 गुना तेजी से पिघल रहे हैं। 3 दिन पहले आपने जापान के भूकंप का विनाश लीला देखी है, और वो तो बड़ा एडवांस देश है जो पूर्ण प्रबंध से रहता है। इतनी तीव्रता का बाकी जगह आता तो हमारे यहाँ आता तो क्या हमारी स्थिति बनती? ये सब चुनौतियां हैं। हमारे साइंटिस्ट ने अभी सूचना दे दी है, इस साल 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने वाला है। आप सब आदरणीय साइंटिस्ट यहां बैठे हैं। यदि खेती बाड़ी में 1.5% टेम्परेचर बढ़ेगा तो उत्पादन पर कितना असर पड़ेगा जी? कोई अनुमान है? लाखों टन अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। ये सब बड़ी गंभीर चुनौतियां हैं, और इस ग्लोबल वार्मिंग में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती और जैविक खेती जिम्मेदार है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ध्यान करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग और रासायनिक खेती 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। और वो कैसे है? आप सब साइंटिस्ट बैठे हैं, आप ही बताते हैं
कि धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए 60% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। कार्बन डाइऑक्साइड 60% ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देती है। उसका निदान क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल है अधिक से अधिक वृक्षारोपण। जितना पेड़ हम ज्यादा लगाएंगे तो पेड़ों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका निराकरण का तरीका ये बताया। लेकिन जब जैविक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उसमें गोबर की खाद का भारी प्रयोग होता है। बहुत भारी मात्रा में वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद हम सीधा डालते हैं, तो उसमें मीथेन जैसी गैसेज पैदा होती हैं। और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 से 22 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ये भी आप साइंटिस्ट जानते हैं। तो इसका मतलब जैविक खेती में जो हम दुनिया भर की खाद डालते हैं और उसमें उत्पाद, मैं खेडूत हूं, मेरे पास 200 एकड़ जमीन है, उसमें मैंने खुद 3 साल खेती की है। 3 साल मैंने उसमें जैविक खेती की, रासायनिक 25 साल की। और जब मैंने जैविक खेती की तो न तो मेरा उत्पादन पूरा हुआ, ना मेरा खर्चा पूरा हुआ, न मेहनत मेरी इसमें कम हुई। ये आंकड़े आपके साइंटिस्ट से मेरे को बाद में मिले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नाइट्रोजन की पूर्ति हो ही नहीं पाती, क्योंकि वहां तो गोबर की 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। और गेहूं, चावल, जो इस देश के लोगों का पेट भरने का काम करते, दोनों अनाज, उनकी भरपूर फसल के लिए 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब 60 किलो नाइट्रोजन यदि जैविक खेती में गोबर की खाद से पूरा करना पड़े तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में डालनी पड़ेगी। अब आप सोचिए, आज के जमाने में इतना पशुधन क्या हमारे पास है? किसान पे एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़े तो कितना पशुधन चाहिए? 20-25। अब किसान 20-25 पशु पालेगा या परिवार पालेगा 1 एकड़ में? ये कितना अव्यावहारिक काम हम कर रहे हैं। और भारत सरकार और हम सब जुटे पड़े इसी काम के लिए पिछले 30-40 साल से। ये तो आपके आंकड़े हैं, साइंटिस्ट की रिपोर्ट है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, वहां के साइंटिस्ट की रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूं। और फिर वो कहते हैं यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते जैविक खेती में, तो 150 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट से 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। तो मैं पूछता हूं 150 किलो कौन सा कम है? उसके लिए भी 10 पशु चाहिए। किसान 1 एकड़ में 10 पशु पालेगा या परिवार पालेगा? तो ये सब इसके साथ उसमें जो अर्थवर्म है वो विदेशी है, भारत का है ही नहीं। वो मिट्टी खाता ही नहीं, केवल गोबर खाता है। और वो एक निश्चित टेम्परेचर बढ़ने पर भी मरता और कम पर भी मरता है, शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है। तो ऐसी पद्धतियों को 30-40 साल से हम ढोए जा रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पर, जैविक के नाम पे। कोई मॉडल पूरे देश में 40 साल में नहीं खड़ा जिसको किसानों ने स्वीकार किया हो। और इसका प्रमाण आप ही दे रहे हैं। श्रीलंका ने जैविक खेती की, भूखा मर रहा है। तो जैविक खेती बिल्कुल फेल प्रोजेक्ट है, कुछ नहीं है उसमें। मैं जिस खेती की बात करता हूं वो है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का मतलब आप जंगल में जाइए, सैकड़ों तरह के पेड़ खड़े हैं। मैं आप सबसे पूछता हूं, उस जंगल में यूरिया कौन देता है?
डीएपी कौन डालने जाता है? जंतुनाशक दवाई जंगल में कौन डालता है? गोबर की खाद कौन डालने जाता है? पानी पेड़ों को कौन देने जाता? कोई भी नहीं। और जंगल का पेड़ जब समय आता फल लगने का तो फल से लग जाता है। जंगल के पेड़ के किसी एक पत्ते को तोड़ो, आप अपनी प्रयोगशाला लेबोरेटरी में लेके जाइए, उसमें एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं है। उसका नाइट्रोजन, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन कहां से पूरा हुआ? कौन डालने गया था? जब जंगल में प्रकृति सारा नियम स्वाभाविक रूप से करती है तो मेरे खेत में क्यों नहीं करेगी? जो नियम जंगल में काम करे वो मेरे खेत में काम करे, इसका नाम है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। और इसमें किसान का कुछ लगता ही नहीं। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जैविक खेती ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक मीथेन जैसी गैसें जिसमें पैदा होती हैं। और अब आप रासायनिक खेती को सुने, ध्यान से सुने इस बात को। जब किसान यूरिया, डीएपी खेत में डालता है और उसका नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस पैदा होती है। और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। विचार करो, ये बात मैं गलत कह रहा हूं तो साइंटिस्ट आप तो सब, आप इसका प्रतिकार करिए। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार 60%, मीथेन उससे भी 20 गुना ज्यादा खतरनाक। लेकिन जिस खेती का प्रचार हम इस यूनिवर्सिटियों में कर रहे हैं और जिस रासायनिक खेती का प्रचार कर रहे हैं, उस खेती से तो कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देने का काम करते हैं। इसीलिए रिपोर्ट है कि 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती, ये जैविक खेती जिम्मेदार हैं। अब हम इसको करते रहेंगे तो क्या होगा दुनिया का? तबाही के सिवाय क्या हम पैदा कर रहे हैं? दूसरा, जिस धरती से अनाज पैदा कर रहे हैं उसको हम बंजर बना रहे हैं। तीसरा, यूरिया, डीएपी जब धरती पे डलता है तो धरती के ऊपर की जो परत है उसको एक कठोर बनाता है। इसमें नमक की मात्रा स्रोत बंद करता है। बारिश का जो वर्षा जल है वो धरती पीती नहीं, ऊपर से बारिश बरसती है और ऊपर की 6 इंच उपजाऊ जमीन को वर्षा जल अपने पानी में लपेट करके बाढ़ के रूप में नदी नालों में ले जाता है। धरती में पानी जाता ही नहीं। इसलिए अभी माननीय मुख्य अतिथि महोदय अपने भाषण में बोल रहे थे, ग्राउंड वाटर आए साल कम हो रहा पूरे देश में। क्यों? हम ट्यूबवेल से पानी तो खींच रहे हैं और वर्षा जल धरती में जाता ही नहीं। आने वाली पीढ़ियों को खेती तो दूर, पीने का भी पानी नहीं मिलने वाला। और इस साल जो गर्मी आएगी ना, मैं अभी घोषणा कर रहा हूं, इसी साल मई जून में देखना पीने के पानी की क्या स्थिति बनेगी और आने वाले में क्या बनेगी। मैं हरियाणा, पंजाब का रहने वाला हूं। वहां प्रति वर्ष 4 से 5 फीट वाटर लेवल डाउन जा रहा प्रति वर्ष। इसी का परिणाम, हवा हमने दूषित कर दी, पानी पीने का हमने छोड़ा नहीं। आप सबसे मैं पूछता हूं, ये पानी की बोतलें जो हमारे सामने रखे लोग लिए घूमते हैं, आज से 20 साल पहले कोई लिए घूमता था? हम कहीं पर भी पानी पी लेते थे। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमने
धरती मां को इतना जहरीला बना दिया। ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जो किसान छिड़कते छिड़कते बेहोश होकर के मर जाते हैं। इस देश में सैकड़ों किसान पेस्टिसाइड को ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल छिड़काव करते गंध से मर जाते हैं। और हम उस जहर को जब साग में, भाजी में, फल में, सब्जियों में गौओं को, भैंसों को देते हैं तो आज मां के दूध में भी यूरिया मिल रहा है, गाय भैंस के दूध में भी यूरिया आ रहा है। आप सबसे मैं फिर पूछता हूं, आज से 50 साल पहले कौन कैंसर को जानता था? कौन हार्ट अटैक को जानता था? कौन डायबिटीज को जानता था? किसके ब्रेन ट्यूमर होते थे? किनकी किडनी फेल होती थी? किनकी पेनक्रियाज खराब होती? कुछ भी नहीं। सब स्वस्थ थे, निरोग थे। न डॉक्टरों की खोज थी और न अस्पतालों का ये बड़ा विस्तारण था। आज तबाही चारों तरफ है। पिछले वर्ष का आंकड़ा है 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी हमने विदेशों से खरीदा है। मनसुख मांडविया जी अपने प्रदेश के ही उर्वरक मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी। वो मेरे से फोन पर और मिलते रहते हैं, साहब बंद कराओ इसको, बहुत बुरी हालत हो गई है। 2.5 लाख करोड़ मेरे युवाओं एक साल में आपके खून पसीने की कमाई का पैसा हम विदेशियों को देते हैं और बदले में ये यूरिया डीएपी जहर खरीदते हैं और फिर सरकार से खेत खरीदता है और फिर उसको धरती को डालकर इस पवित्र धरती मां को जहरीला बनाते हैं। ऐसा जैसे आदमी के शरीर पर तेजाब डाल दें, वो काम हम धरती मां के साथ करते हैं और वो जहर फिर पौधों के द्वारा अन्नों में जाता है, सब्जी भाजी के द्वारा जाता है, फलों के द्वारा हमारे शरीर में जाता है। फिर कैंसर जैसे रोगों का वो जनक बनता है और फिर हम अस्पताल में जाते हैं डॉक्टरों की शरण में और वहां जाने के बाद मरते दम तक वहां उनकी शरण से वापस नहीं आ सकते। आप सबसे मैं पूछता हूं, भगवान ना करे किसी के घर में एक कैंसर रोगी हो जाए, उस घर की क्या दशा होती जाकर के पूछना। पूरा परिवार की नींद उड़ जाती है, पूरे परिवार का धन खत्म हो जाता है, गरीबी का साम्राज्य छा जाता है, परिवार की खुशियां छीन जाती हैं और आज स्थिति इसके आंकड़े आ चुके हैं। अभी लेटेस्ट मनसुख मांडविया जी ने मेरे को आंकड़े दिए और एम्स के डॉक्टर्स ने, दिल्ली एम्स में अनेक जगह अपने अनुभव दिए, पंजाब के, महाराष्ट्र के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहां पर यूरिया डीएपी जंतुनाशक दवाइयों का प्रयोग है, उन्होंने वहां रिसर्च किया और उस रिसर्च में इतना भयावह ये रोग मैंने गिनाए, ये तो होते ही हैं। भटिंडा से प्रतिदिन पंजाब से बीकानेर के लिए कैंसर ट्रेन ही उसका नाम है। एक ट्रेन भर के रोज आती है कैंसर अस्पताल के लिए, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक जो मामला है, और उन्होंने जो मनसुख मांडविया जी ने रिपोर्ट दी है इसके डॉक्टर्स की, रिसर्च के बाद आया कि आने वाली पीढ़ियां जहां यूरिया डीएपी जंतुनाशक का ज्यादा प्रयोग पाया, वहां के बेटे बेटियां आने वाले समय में संतान पैदा करने योग्य नहीं रहेंगे। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। हम क्यों नहीं सोच रहे इस बात की ओर? मैं आप सब साइंटिस्ट से निवेदन करूंगा, आप खूब रिसर्च करें, लेकिन इस प्राकृतिक खेती की भी रिसर्च करो ना कुछ। आप नए नए बीजों का आविष्कार करें, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जब एक विनाश सामने नजर आता है, हवा दूषित, पानी दूषित, धरती जहरीली, लोग सब बीमार कर दिए,
और उसके बाद भी हम इसी पे जुटे पड़े। इसमें एक ही तो चक्र है आपका कि उत्पादन कम हो जाएगा। मैं फिर दोबारा बोलता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पादन घटेगा, लेकिन प्राकृतिक खेती से उत्पादन नहीं घटता। मैं 200 एकड़ में खेती करता हूं। अभी मेरे आदरणीय डीडीओ मैडम यहां बैठे हैं और हमारे कलेक्टर महोदय यहां बैठे हैं। अभी 1.5 महीना पहले पूरे गुजरात के सभी डीडीओ, सभी कलेक्टर महोदय मेरे खेत में कुरुक्षेत्र देखने गए। 2 दिन इन्होंने वहां पर लगाए। इन्होंने हमारे खेत में पैदल घूम के देखा। मेरा उत्पादन रासायनिक खेती करने वालों से ज्यादा होता है और आंकड़े के साथ इसी वर्ष मेरा डांगर धान 1 एकड़ में 35 क्विंटल पैदा हुआ है, 1 एकड़ में। और रासायनिक खेती करने वालों का 30 से 32 क्विंटल हुआ है। उनका खर्चा 15,000 रुपये एकड़ आया है, मेरा खर्चा 2,000 रुपये एकड़ आया है। उन्होंने पानी 100% दिया है, मैंने पानी 50% दिया है। अब बताओ, भूखा वो मारेंगे या मैं मारूंगा? बोलिए आप। और ये उत्पादन जो है, मैंने जो रासायनिक खेती करते थे किसान, उनको बुलवाया खेत में, जो प्रोग्रेसिव किसान थे। आपके यहां प्रोग्रेसिव किसान पता किसे मानते हैं? जो सबसे ज्यादा यूरिया डालता हो, जो सबसे ज्यादा डीएपी डालता हो, जो सबसे ज्यादा जहर खेत में डालता हो और उत्पादन के नाम पर लोगों को कैंसर बांटता हो, उसका नाम प्रोग्रेसिव किसान है। वो मैंने 5 बुलाए अलग अलग और उनको मैंने फीता दिया। मैं कहा मेरे 1 एकड़ को नापो कितना बैठता है। उनको खड़ा करके खेत की नापा, उनके सामने हार्वेस्टिंग करवाई, उन्हीं के सामने तोल किया और उन्होंने कहा आपका 1 एकड़ में 35 क्विंटल धान पैदा हुआ। और उनका और मेरा गन्ना लिया, इन्होंने देखा, शेरड़ी 18 फीट ऊंचा, 400-500 क्विंटल प्रति एकड़। उत्तर भारत में नहीं निकलता। आपके अकोला महाराष्ट्र में तो धरती ऐसी, वहां निकल सकता, हमारे यहां नहीं होता, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा निकलता है। हर चीज फसल मेरी ज्यादा होती है। क्यों? इसलिए ज्यादा होती है कि मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 1 से ज्यादा है। मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन कई जगह 1.7 पे चला गया है। और मेरी धरती, जब मैं रासायनिक खेती करता था 7 साल पहले, मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे था। मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 7 साल में 1.7। और कोई साइंटिस्ट दुनिया का मैं निवेदन करता हूं, हमें यह सिद्ध कर दे कि यूरिया डीएपी डालने से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हमसे गुरु स्वीकार। ये दीक्षांत समारोह पर मैं भी दीक्षा ले लूंगा उससे। और मैं गारंटी से बोलता हूं, एक ही साल में ऑर्गेनिक कार्बन जितना है उससे 1.25 गुना बढ़ेगा, एक ही साल में, प्राकृतिक खेती से। और आप गुजरात में इस समय 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। कल की रिपोर्ट है, कथीरिया जी हमारी मीटिंग में थे। कल जो आंकड़े दिए हमारे सामने, इस समय 9 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। आप किसी भी खेडूत के पास जाइए और जो हमारे 5 नियमों को पूरा करते हुए खेती करता। 5 नियम क्या है? हम बीज को सिलेक्ट करते हैं, संस्कारित करते हैं, घन जीवामृत देते हैं, फिर जीवामृत का पानी के साथ देते हैं, 15 दिन में स्प्रे करते हैं,
आच्छादन मल्चिंग करते हैं, एक समय बहु फसल मल्टी क्रॉप करते हैं। इन 5 नियम को जो खेडूत पूर्ण करता है, एक भी आप लाओ जिसने ये कहा मेरी पैदावार कम होगी, तो आप आदरणीयों से दीक्षांत समारोह पे मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप बहुत योग्यतम साइंटिस्ट यहां हैं। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, सम्मान है, आप पे सारी सुविधाएं लेबोरेटरी की हैं। आप नए नए शोध रिसर्च इस प्राकृतिक खेती की दिशा में करें। डॉक्टर बलजीत सारंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में सीनियर साइंटिस्ट हैं। अभी माननीय कथीरिया जी ने अपनी यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया, तो मेरे बहुत विरोधी थे कि ये देश को भूखा मारेगा, मेरे बारे में बोलते थे, और टीम थी लोगों की जो मेरा विरोध करती थी। लेकिन उन्होंने मेरे खेतों को देखा, मेरी धरती की टेस्टिंग की, मिट्टी को लैब में ले गए, और उनको देखने के बाद एक घटना, लंबी बात न करते अंतिम घटना मैं सुनाता हूं। जब मेरी खेती प्राकृतिक ढंग से इतनी बढ़िया हो रही थी, उसकी चारों तरफ चर्चा हो रही थी, तो उन साइंटिस्ट ने विचार किए कारण क्या है। तो उन्होंने कारण ढूंढा। एक दिन 7-8 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट यूनिवर्सिटी हिसार से आए और कुरुक्षेत्र जिला की 5 तालुका में गए, और 5 तालुका के 5 ऐसे खेडूत के खेत की मिट्टी ली जो प्रोग्रेसिव किसान थे। प्रोग्रेसिव समझ गया ना, जो मैंने बताया, जो पूरा यूरिया डीएपी भरपूर यूज करते थे और उत्पादन लेते थे। उन्होंने ऐसे 5 खेडूत के खेत की मिट्टी ली और उस मिट्टी को 5 की आपस में ऐसे मिलाया और उसको लैब में लेकर टेस्ट किया। 1 ग्राम मिट्टी में 30,05,000 सूक्ष्म जीवाणु पाए। कितने पाए? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, 30,05,000। किन की मिट्टी में पाए? जो आप वाली खेती करते थे। और फिर वो मेरे खेत में आए 7 साइंटिस्ट, उन्होंने मेरे खेत की 6-7 जगह से मिट्टी ली और उस मिट्टी को भी आपस में मिलाकर अपनी लैब में लेके गए। और जब उसकी रिपोर्ट दी तो ध्यान से सुनना, रासायनिक वाली मिट्टी में पाए 30,05,000 सूक्ष्म जीवाणु और मेरी 1 ग्राम मिट्टी में पाए 161 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु। 161 करोड़। उसी दिन उन्होंने मेरा विरोध बंद करके और मेरे मिशन के साथ जुड़ गए। उसी दिन विरोध छोड़ दिया और उनकी समझ में आया कि कारण ये है। अब वो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इतना डीप रिसर्च किया है। जीवामृत जो हम बनाते हैं, उन्होंने एक बार रिसर्च किया, ड्रम में केवल गोबर डाला देसी गाय का, कितने सूक्ष्म जीवाणु पाए। फिर उसमें गौमूत्र मिलाया तो कितने पाए। फिर उसमें दाल का बेसन मिलाया तो कितने बने। फिर गुड़ मिलाया तो कितने बने। उसमें मिट्टी जोड़ी तो कितने बने। इन सब को जोड़ करके उन्होंने जो अनुभव पाए, वो कहते हैं इससे बड़ा विज्ञान धरती को उपजाऊ बनाने का कोई है ही नहीं। और वो साइंटिस्ट अब आनंद यूनिवर्सिटी में कथीरिया जी ने बुलाए थे, अपने साइंटिस्ट के साथ उनकी बातचीत रखी, खूब प्रश्नोत्तर हुए। तो मैं कथीरिया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मिशन को समझ भी लिया है और इसको बढ़ाने का एक लक्ष्य भी लिया है। तो मैं आदरणीय जेड.बी. पटेल महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी उनको बुलाइए और उनसे खुल के आप मंत्रणा कीजिए
इतने अच्छे ऊंचे स्तर के आप साइंटिस्ट हैं, यदि आप ये रिसर्च करके और इसमें सफलता की ओर किसान को ले जाएंगे तो कितना बड़ा पुण्य आपको मिलेगा, कितना उपकार आप मानवता के ऊपर करोगे। ये ग्लोबल वार्मिंग 24% आज कम हो जाए तो सैकड़ों साल तक मानवता सुख से जी सकती है, यदि ये सारी दुनिया में हो जाए। धरती का वाटर लेवल अपने आप ऊपर आएगा। भैया मेरा वो है क्लिप का वो लगाओगे, दिया क्या दे रखा है, वो चलाना भाई, ये साइंटिस्ट है, इनको जरूर दिखाना चाहिए। अभी जस्ट में ये देखिए आप, मैं अभी 2 महीना पहले हमारे 1 मिनट मेरे खेत में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी गए, 4 प्रदेश के गवर्नर थे। अभी 2 महीना अगस्त महीने में बहुत बारिश हुई तो मैं अपना खेत देखने गया कि ये लोग आएंगे, वहां 1 फुट पानी भरा था। पानी के साथ अब हड़सिया देखो, आपने जिंदगी में देखा क्या कभी बारिश। चलाइए आप, हाँ, इसको हमारे एक एकड़ में 8-10